हेलो एवरीवन। मेरी आज की कहानी में मैं आपको राजा रानी का प्रेम, दुष्ट तांत्रिक, श्रापित नदी, नर भेड़िया, आदमखोर अजगर, जादुई दिव्य जीवन पेड़ और बोलने वाली चिड़िया से मिलवाऊंगी। तो अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रतापगढ़ राज्य एक खुशहाल राज्य था और इस राज्य के राजा थे सूर्य प्रताप। सभी उनके दरबार में अपनी मुश्किलें और अपनी समस्या लेकर आया करते थे। राजा बहुत ही न्यायपूर्ण थे, सभी के साथ न्याय करते थे। एक बार उदयपुर राज्य का मंत्री अपने राजा का संदेश लेकर राजा सूर्य प्रताप के पास आता है। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज की जय हो। मैं उदयपुर राज्य का मंत्री हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उदयपुर राज्य के राजा ने अपनी इकलौती कन्या का रिश्ता आपके लिए भेजा है, कृपा उसे स्वीकार करें। राजा को उम्मीद है कि आप उनकी कन्या से विवाह कर दोनों राज्य में संबंध स्थापित करेंगे। राजा ने कहा, मेरे मित्र राजा चंद्र प्रकाश सिंह की तरफ से रिश्ता आया है, उनसे मेरा यह संदेश कहना। परम मित्र, मुझे आपकी पुत्री से विवाह सम्मान स्वीकार है। मंत्री, आप हमारे राज्य के अतिथि हैं, कुछ दिन प्रतापगढ़ में रहकर विश्राम करें। राजा अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। अपनी राज्य का चिंतन करते हुए महाराज की आंखें लग गई। गहरी नींद में राजा ने स्वप्न देखा। स्वप्न में राजा ने रानी इंदुप्रिया को देखा, जो उनकी अर्धांगिनी बनने वाली थी। राजकुमारी इंदुप्रिया राजा से कह रही थी, स्वामी, अति शीघ्र मेरे राज्य की ओर प्रस्थान करें, मैं आपकी प्रतीक्षा में बैठी हूँ। राजा नींद से उठ गए। सूर्य भी उदय हो चुका था। राजा अपनी नित्य क्रिया का समापन कर शिकार करने के लिए अकेले ही निकल गए। राजा राज्य और इंदुप्रिया के बारे में सोचते हुए बहुत दूर निकल आए थे। उन्हें प्यास भी लगी थी। यहाँ वहाँ ढूंढते हुए उन्हें पास में ही एक नदी दिखाई पड़ी। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और पास के चट्टान में विश्राम करने के लिए बैठ गए। क्षण भर भी नहीं गुजरा कि उनके सामने एक महिला आकर उपस्थित हो गई। चेहरे से वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। उन्होंने राजा से कहा, आप किसी राज्य के महाराज प्रतीत होते हैं, पर यह आपने क्या किया? यह एक श्रापित नदी थी, आपने इसका जल पी लिया। अब उस तांत्रिक का श्राप आपको भी चैन से जीने नहीं देगा महाराज। यह आपने क्या अनर्थ कर दिया? राजा आश्चर्य थे। उन्होंने उस महिला से पूछा, हे देवी, आप किस श्राप के बारे में बातें कर रही हैं? मैंने तो बस इस सरोवर का जल ग्रहण किया है, फिर भला किसी तांत्रिक का श्राप मुझे क्यों हानि पहुंचाएगा? राजा की बातें बिल्कुल उचित थी। वह किसी दूसरे राज्य के राजा थे। इस राज्य में क्या घटित हुआ है, राजा को इसका जरा भी अनुमान नहीं था। महिला ने राजा को वह सारी बातें बताई जो बहुत साल पहले इस गांव में घटित हुई थी। बहुत साल पहले हमारे इस गांव में एक तांत्रिक आया था और यहीं बस गया। पहाड़ियों के बीच वो किसी तरह की तंत्र विद्या किया करता था, जिसके कारण गांव वालों को आए दिन कोई न कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता था। उसकी काली विद्या से परेशान होकर सभी गांव वाले उसके स्थान पर पहुंचे और उसे इस गांव से चले जाने के लिए आग्रह किया। तांत्रिक बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, वह जाना नहीं चाहता था। उसने उन लोगों पे अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया, पर गांव वालों ने हार नहीं मानी और तांत्रिक को इस गांव से बाहर निकालने के लिए जोर करने लगे। वे लोग तांत्रिक को उसके स्थान से बाहर ले आए। तांत्रिक बहुत ही दुष्ट था। वह गुस्से में आकर जल समाधि ले लेता है इसी नदी में और मरते मरते कहता है, मैं इस गांव को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हमेशा मैं इस गांव को परेशान करता रहूंगा। आज के बाद जो भी इस नदी से जल पिएगा, मैं उसे श्राप देता हूँ। मेरे श्राप के कारण वो नर भेड़िया बन जाएगा
हर रात नरभेड़िया के भेष में आकर वो सारे गांव वालों को मारेगा और अपनी भूख मिटाएगा। जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती वह पूरे गांव वालों को भेड़िया बनकर हर रात खाएगा। सभी गांव वाले डर गए और तांत्रिक से माफी मांगने लगे। सभी के निवेदन करने पर वह तांत्रिक हम लोगों से कहता है, यहाँ से 15 कोस दूर पहाड़ों की चोटियों में एक पेड़ है जिसका नाम है दिव्य जीवन। अगर कोई उस पेड़ से फल लेकर आए और उस फल का रस इस नदी के पानी में मिला दे तो यह पानी श्राप मुक्त हो जाएगा। पर हाँ, इसके लिए एक शर्त है, वह फल ताजा होना चाहिए। कुछ घंटे के पश्चात उस फल की शक्ति नष्ट हो जाती है, उसके पहले ही उसका रस इस नदी में मिलाना होगा। महाराज, बहुतों ने कोशिश की उस दिव्य जीवन पेड़ से फल लेकर आने की, पर इतने दूर होने के कारण वह फल यहाँ तक आते आते ताजा नहीं रहता और ना ही कभी ये गांव श्राप मुक्त हो पाया है। रात होने ही वाली है महाराज, कृपया कर खुद को किसी सुरक्षित स्थान पे छुपा ले। यह गांव अब एक और मृत्यु नहीं देख सकता महाराज, कृपा करें। रात बिताने के लिए राजा को किसी एक सराय की जरूरत तो थी ही, इसलिए राजा एक दूसरे गांव के इस गुफा के पास चले आते हैं। बाहर से ही यह गुफा काफी डरावनी थी और धीरे धीरे राजा जैसे अंदर जाते हैं यह जगह और भी ज्यादा डरावनी होती जाती है। वैसे तो राजा को उस महिला के सारे बातों पे पूरा विश्वास था, पर नरभेड़िया वाली बात राजा को पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पा रहा था। इन सब बातों का चिंतन करते हुए राजा गुफा के अंदर चले आए और यहाँ विश्राम करने लगे। पल भर भी नहीं गुजरा था राजा को विश्राम करते हुए कि गुफा के अंदर से किसी के सरसराने की आवाज आने लगी। एक मोटा सा अजगर एक द्वार से निकलकर दूसरे द्वार में प्रवेश कर जाता है। यह देख राजा उठ खड़े होते हैं। उन्हें यह वहम सा लगता है तो वो उसके पीछे चल देते हैं, पर अब उनके सामने एक बड़ा सा अजगर था। अब राजा क्या करते, एक छोटे से तलवार से इतने बड़े अजगर से लड़ना नामुमकिन था। फिर अचानक राजा को अपने शरीर में एक हलचल महसूस होती है। अगले ही पल हमारे सामने राजा नहीं एक नरभेड़िया बन चुके थे। नरभेड़िया और अजगर के बीच में युद्ध शुरू हो गया। दोनों ही एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। युद्ध काफी लंबा चलता है, पर आखिरकार राजा ने अजगर को हरा दिया और वो इतना थक चुका था कि वहीं बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब राजा की आंखें खुलती है तो वह अपने किए पे बहुत आश्चर्य था। राजा अपने शरीर में लगे खून के दाग को साफ करके गुफा से बाहर आते हैं। बाहर कुछ सिपाही खड़े थे जो राजा सूर्य प्रताप को अपने साथ लेकर अपने राजा के पास जाना चाहते थे। राजा सूर्य प्रताप इन सिपाहियों के साथ चलकर उनके राजा के दरबार में प्रस्तुत होते हैं। राजा कहते हैं, मैं इस राज्य का राजा सावर्णी सिंह हूँ। अतिथि, मेरे राज्य में तुम्हारा स्वागत है। कल रात तुम जिस गुफा में ठहरे थे उस गुफा में एक अजगर रहता है। उस अजगर ने मेरे पूरे राज्य में तबाही मचा कर रखी है। मैं कई दिनों से अपने सिपाहियों के साथ उसे मारने की योजना बना रहा था, पर तुमने तो उसे अकेले ही मार दिया। तुम बहुत बहादुर प्रतीत होते हो, अपना परिचय दो। महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं उदयपुर राज्य का राजा सूर्य प्रताप हूँ। शिकार खेलते हुए मैं अपने राज्य से बहुत दूर निकल आया। किसी कारणवश कल रात मुझे उस गुफा में ठहरना पड़ा जहाँ मेरा सामना उस अजगर से होता है और मेरे हाथों उस अजगर की मृत्यु हो जाती है। राजा सावर्णी सिंह कहते हैं, मैं आपके इस पराक्रम को देखते हुए आपको एक भेंट देना चाहता हूँ। आप मुझसे क्या चाहते हो यह मांगो। पर राजा सूर्य प्रताप भेंट लेने से अस्वीकार कर देते हैं। उनके लाख मना करने के बाद भी राजा सावर्णी सिंह उन्हें भेंट में एक उड़ने वाला कालीन देते हैं और कहते हैं,
महाराज सूर्य प्रताप, आगे के जीवन में यह कालीन आपके बहुत उपयोग में आने वाला है। इसके पश्चात राजा सूर्य प्रताप अपने आगे की यात्रा को पूर्ण करने के लिए वहां से प्रस्थान कर देते। राजा सूर्य प्रताप रात होने के पहले उस पर्वत पर पहुंच जाना चाहता था जहां दिव्य जीवन पेड़ है। वह उस पेड़ का फल लाकर उस नदी के पानी में उसका रस डाल लेना चाहता था, जिससे कि उसके हाथों किसी और की हत्या ना हो और वो गांव भी श्राप मुक्त हो जाए। राजा अपने कालीन पर बैठकर उस पर्वत की ओर उड़ना शुरू करता है। कालीन की सहायता से उड़ते हुए राजा बहुत शीघ्र ही उस पर्वत की चोटी पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर राजा दिव्य जीवन पेड़ को बहुत ही आसानी से पहचान लेते हैं, क्योंकि उसकी खूबसूरती ही ऐसी थी कि कोई भी उसे देखकर समझ सकता था कि ये जरूर कोई जादुई पेड़ है। राजा सूर्य प्रताप फल तोड़ने ही वाले थे कि उससे पहले उस पेड़ में बैठी हुई एक पंछी ने कहा, महाराज, इतनी आसानी से मैं आपको यह फल ले जाने नहीं दूंगा। पहले आपको मेरे 2 पहेली का जवाब देना पड़ेगा, तभी आप ये फल यहाँ से लेकर जा सकते हैं। राजा सूर्य प्रताप कहते हैं, पंछी, जल्दी अपने पहेली को पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं। पंछी राजा से पहला पहेली पूछता है, राजा बताओ, वो क्या है जो पूरी दुनिया में दिन रात भरा हुआ है पर जगह नहीं घेरता? राजा ने बहुत सोच विचार किया और सोच विचार करने के पश्चात वो जवाब देते हैं, हवा, जो पूरी दुनिया में भरा हुआ है पर वह जगह नहीं घेरती। पंछी अपना दूसरा पहेली राजा से पूछता है, बताओ राजा, ऐसा क्या है जो हमारे जन्म लेने से पहले हमसे जुड़ता है पर हम अपनी मृत्यु के बाद भी उससे जुड़े रहना चाहते हैं? पहेली बहुत ही कठिन थी, इसलिए राजा ने ज्यादा समय लिया सोचने के लिए। सोच विचार कर राजा ने जवाब दिया, माँ से रिश्ता। पूरी दुनिया में माँ ही ऐसी है जिनसे हम जन्म से पहले ही जुड़ जाते हैं और अपने मृत्यु के बाद भी हम माँ के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। पंछी ने राजा से कहा, हे राजन, तुम बहुत ही बुद्धिमान प्रतीत होते हो। तुम इस फल के हकदार हो। जितनी जी चाहे उतना फल तोड़कर ले जाओ। राजा विलंब न करते हुए एक फल तोड़ लेता है और जल्द ही अपने कालीन में बैठकर उस श्रापित गांव की तरफ उड़ चलता है। वहां पहुंचकर राजा सर्वप्रथम इस फल के रस को उस नदी में मिलाता है और नदी के पानी को श्राप मुक्त करता है। उसके बाद नदी का पानी पीकर खुद भी श्राप मुक्त हो जाता है। फिर राजा सूर्य प्रताप जल्द ही उड़कर अपने राज्य को चला आता है और राजकुमारी इंदुप्रिया से विवाह कर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।